कि यार अगर हमारे पास v और i ये है तो आपको पता है कि यार जो जाएगी ना लाइन, हमारे पास जो लाइन जाएगी बेटा वो यहां से स्टार्ट होगी कुछ इस तरीके से, यस और नो। हमारी जो लाइन स्टार्ट होगी बेटा वो यहां से इस तरीके से स्टार्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है v is directly proportional to बच्चों i, v is directly proportional to i but at constant temperature बच्चों। सबको समझ में आया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज ओम्स लॉ। और v इज इक्वल टू बेटा आई आर होता है, जहां पे r बेटा आपका प्यारा सा क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है। ये कांस्टेंट है बट रेजिस्टेंस है। और यहां से r का फॉर्मूला क्या निकलेगा बच्चों, v अपॉन में i, v अपॉन में i बच्चों, ठीक है। अच्छा, साथ में ना बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, साथ में एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां से ना हमें एक चीज मिल गई है बेटा कि R की SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ R क्या होगा बच्चों, दैट इज ओम। ओ हाँ ओम, और उसकी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ओम, ठीक है। और जैसे आपने 1 एम्पियर की डेफिनेशन याद करनी है बच्चों, आपने 1 वोल्ट की एम्पियर डेफिनेशन लर्न करनी है, ऐसे आपको 1 ओम की भी डेफिनेशन को लर्न करनी है। ऐसे पूछेगा ऐसा यूनिट ऑफ करंट बताओ, तो 1 एम्पियर को डिफाइन कर देना। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करो, 1 वोल्ट को एक्सप्लेन कर देना। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए बोले 1 ओम को एक्सप्लेन कर देना मेरे बच्चों, ठीक है। क्या सबको क्लियर हुई बात, क्या सबको क्लियर हुई बात बेटा, सबको बात क्लियर हुई बेटा? सर 1 ओम डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? क्या बच्चे? सर अगर 1 ओम डिफाइन करने के लिए बोला तो कौन सा करेंगे? हाँ चलो मैं उसको बता देता हूँ। 1 ओम को डिफाइन करना है ना बच्चों, तो आप क्या करना कि यार देखो R इज इक्वल टू बच्चों क्या है, V अपॉन में I। मतलब इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज V बेटा एंड करंट फ्लोइंग बेटा I, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट 1 एम्पियर होगा बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर या अक्रॉस द कंडक्टर बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 1 ओम। 1 ओम की वैल्यू कब होगी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1 वोल्ट और करंट कितना होगा 1 एम्पियर। मतलब 1 यूनिट डाल दो ना, 1 यूनिट प्लेस कर दो बेटा। अंडरस्टूड बेटा? कोई डाउट? नो सर। एक दो क्वेश्चन ना मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो पूछा जा सकता है। मैंने पहले भी क्लास में करवाया हुआ है बच्चों, बट शायद भूल गए होंगे आप लोग। मैंने ये चीज ध्यान रखने की बोली थी, इस वैल्यू को कहते हैं हम लोग स्लोप। ये जो वैल्यू है बेटा हमारे पास, इसको क्या कहते हैं बेटा, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्लोप कहते हैं, है ना। इस वैल्यू को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप कहते हैं बच्चों, है ना। तो ये स्लोप है बच्चे, ये स्लोप जो है बेटा क्या देता है बेटा हम लोगों को, स्लोप जो है बेटा क्या देता है, रेजिस्टेंस सर, रेजिस्टेंस देता है बच्चों। यस वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ बेटा वो क्या देता है हमारा, रेजिस्टेंस देता है बच्चों। क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है मेरे प्यारे बच्चों। कोई डाउट, कोई डाउट बेटा किसी को? सर चलो सर अब देखो बेटा, ये यार ये बोलो बेटा। सर एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बता दो। या शाबाश बेटा, मैं बताता हूँ, वेट कर देना, है ना। ओके सर। बेटा देखो, जितना ये V जितना ज्यादा है बेटा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर ये एक्सिस है बेटा हमारे पास और अगर V यहाँ पर है, I यहाँ पर है, तो इस साइड भी देखो कि V किस साइड है बेटा। ये नहीं कि हाँ अपने धुन में जो R1 यहाँ पे मान लो 3 वैल्यू दे दी मैंने, एक वैल्यू ये दे दी, एक वैल्यू बेटा ये दे दी मैंने,
और एक वैल्यू बेटा और ले लेता हूं मैं, ये एक वैल्यू मैंने ये ले ली। मुझे एक चीज बताओ, ये R1 मान लेता हूँ, इसे R2 मान लेता हूँ, इसे R3 मान लेता हूँ, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बच्चों? R1। सर R1 का। सर R1 का। यस बेटा मेरे, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ना इसमें यहाँ पे फिर से ज्यादा वैल्यू है V की, है ना। यहाँ पर बेटा देखो इसकी वैल्यू कम है, लेकिन बेटा अगर मैं V यहाँ पर कर दूं, मैंने ये ग्राफ बनाया 1 2 3 बेटा, R1 R2 R3, अब किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है मेरे बच्चों? R3। यस R3 का। बच्चा स्लोप बोलेगा। सर। यस, स्लोप को हमें बेटा I से देखना है यार, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज को देख लेना अच्छे से बेटा, आता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी आई होप मैं एक दो क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। चलो आई होप रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों सबको, और सब क्वेश्चन बना लोगे, है ना, बना लोगे ना। चलो ठीक है बेटा। अब बेटा हमारे पास आता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा पेपर में आने के लिए, ऑन व्हाट फैक्टर्स resistance of a conductor, सर लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी। कंडक्टर डिपेंड्स, यस, किन किन फैक्टर्स पे बेटा डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस? तो पहला बेटा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा करंट पे करता है, लेंथ पे बेटा सर लेंथ पे करता है। इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे बच्चों, और मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। मटेरियल सर वो रेजिस्टिविटी हो जाएगा ना, कंडक्टिविटी नहीं है, कंडक्टर बेड है, और बेटा क्या, टेम्परेचर बेटा। इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, टेम्परेचर पे नहीं जाते। इन दोनों रिलेशन को मैं अगर क्या करूं बेटा, ऐड करूं, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, ठीक। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है बेटा तो कांस्टेंट आता है, जिसका प्यारा सा नाम है रो L बाय A बेटा, रो L बाय A, एंड रो इज स्टैंड फॉर मेरे बच्चों रेजिस्टिविटी। यस और नो बेटा, रेजिस्टिविटी, यस और नो। तो ये चीज ध्यान रखना है बेटा आपको कि रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है बेटा, है ना, किस काम के लिए आता है। बट रेजिस्टिविटी इज व्हाट बच्चों, आपने देखा कि रेजिस्टिविटी अनदर कांस्टेंट, एंड रेजिस्टिविटी बच्चों को समझ में नहीं आती, बट एक चीज समझ लो कि रेजिस्टिविटी इज व्हाट, RA बाय L। अगर मैं रिलेशन निकालूं तो रेजिस्टिविटी इज बेटा RA बाय L, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो गया बच्चों और ये डिवाइड होकर इधर आ गया, यस और नो। ये दूसरा रिलेशन हो गया बेटा रेजिस्टिविटी के लिए। तो आप रेजिस्टिविटी देख रहे हो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली है बेटा, बिल्कुल सामने सामने है, देखो बिल्कुल सामने सामने दिख रहे हैं बेटा तुम। तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यस और नो बच्चों। यहां पे ना एक चीज ध्यान रखना, दो पॉइंट है बेटा कंडक्टर का, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है बेटा, है ना, वो कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, वो मतलब एक गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक वायर है बेटा, ठीक है सॉरी, मेरे पास एक वायर है बच्चों, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों क्या है, हमारे पास A है बेटा, है ना। इसकी लेंथ बच्चों मेरे पास क्या है, L है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर बेटा हमारे पास पूछे कि भाई व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर, तो आप क्या बोलोगे, जितना रेजिस्टेंस है इस एरिया के लिए पर यूनिट लेंथ, लेंथ से डिवाइड हो गया ना बेटा, तो रेजिस्टेंस फॉर गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों पर यूनिट लेंथ, है ना। इस वायर के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है उसको उसके लेंथ से डिवाइड कर दो, और ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही तो बन रहा है ना एक्सप्रेशन बच्चों, है ना। तो डेफिनेशन को यही रख देना, रेजिस्टेंस फॉर गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस
resistance for given area of cross section per unit length बच्चों, per unit length बच्चों। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है। तुषार शर्मा पीरियोडिक टेबल एक बार हो चुका है, मैं आपके डाउट क्लास के बाद ले लूंगा, टेंशन ना लो। आज मॉर्निंग बुलाया था, मॉर्निंग आए भी नहीं, ठीक है ना? वेट करो जरा फिर। सो रेजिस्टिविटी यहां पर ऐसे डिफाइन होगी बेटा, आप रेजिस्टिविटी के ऐसा यूनिट देख लो, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देख लो बेटा। देखो रो इक्वल टू क्या है बेटा, आर ए बाय एल। बताओ मुझे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हुई बच्चों हमारे पास, ओम मीटर। यस और नो बच्चों, बता दो बच्चों, कोई डाउट किसी को भी? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली, एरिया पे डायरेक्टली, और लेंथ पे बेटा इनवर्सली। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया ना कि भाई तुम्हें कंपेयर करना, याद है ना, एक एग्जांपल है 12.6 करके जिसमें आर निकालना, वन आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर दो वायर सेम है, टू वायर ऑफ सेम मटेरियल है बच्चों, टू वायर ऑफ सेम मटेरियल है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, दोनों का बेटा रेजिस्टिविटी क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। यस और नो? दोनों की रेजिस्टिविटी क्या कर देंगे बच्चों, सेम कर देंगे। ऐसा ही होता है ना बेटा? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बेटा। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने आपको बताया है कि जो रेजिस्टिविटी है ना, अगर डायरेक्टली है रेजिस्टेंस का भी बताया मैंने, लिखा भी हुआ है ऊपर। तो बेटा एक चीज बता, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस अभी मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले, और मैंने पहले बताया हुआ है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है बेटा टू रेजिस्ट दी फ्लो ऑफ करंट। कहने का मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है बच्चों, मान लो कुछ ऐसा दिखता है हमारा रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है बेटा तो मुझे बताओ करंट ज्यादा पास होगा कम पास होगा, बताओ बच्चों। सर कम। सर कम पास होगा। रेजिस्टेंस कम पास होगा, है ना भाई? क्या होगा आपको पता चल गया भाई, अगर हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो आई क्या होगा हमारे पास, कम हो जाएगा, मतलब करंट कम पास होगा। यस और नो बच्चों? तो कहने का मतलब अगर करंट कम पास होगा तो कंडक्टर होगा इंसुलेटर होगा बेटा, कंडक्टर होगा इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर होगा। यस, अगर बेटा करंट कम हमारे पास है तो वो इंसुलेटर हो गया, करंट ज्यादा पास हो रहा है बेटा तो कंडक्टर होगा। यस और नो? है ना? तो अब देखो मैंने तुम्हें बता दिया, मान लो इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, ए बी सी, तीन वैल्यू दे दी बेटा। ए का 1 इंटू 10 की पावर -18, 1 इंटू 10 की पावर +12 और 1 इंटू 10 की पावर -3। मुझे बताओ कौन अच्छा कंडक्टर होगा बेटा? सर बी। कौन अच्छा कंडक्टर होगा बच्चों? सर ए। सर आपने एम्पियर दिया है, क्या कोई बोल दिया है? रहा है ए, कोई बोल रहा है बी, बताओ बेटा। सर ए ये आपने होगा। करंट दिया है ना? मैंने ये जो वैल्यू दी है बेटा, ये रेजिस्टिविटी है, सर रेजिस्टिविटी है। ये सर फिर रेजिस्टिविटी तो ए है। सर फिर तो ए है, मेरे को लगा कि आपने करंट का वैल्यू दी। रेजिस्टिविटी जितनी कम ए होगी, है। रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी, रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी बेटा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा बढ़ बेटा, जाएगा। बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस भी कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगा।
तो इनमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन हुआ बच्चों? A. सर ए। उसके बाद इंसुलेटर कौन होगा बच्चों? बी। सर सी। इंसुलेटर T. सर सी। बी होगा बेटा, बी, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू है ना इसकी, सबसे जी ज्यादा सर, वैल्यू है ना पॉजिटिव बेटा में है ना इसकी। सर, पॉजिटिव में है। हाँ ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन एक आता है बन के बेटा जो आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना तुम लोग। वैसे कई की होगी बच्चों आप लोगों ने, जहां तक मुझे आइडिया है की होगी ना भाई। चलो, अब भाई रेस्टिविटी एक क्वेश्चन यहाँ पर ही आ जाता है, वाई resistivity used for heating devices, या नाइक्रोम वायर जो होते हैं ना हीटिंग डिवाइसेस, नाइक्रोम वायर होते हैं बेटा एलॉय से बने हुए, या एलॉय का क्यों यूज होता है हीटिंग डिवाइस में, वाई रेस्टिविटी, या भाई ये रेस्टिविटी क्यों सर उनका लिखोगे? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एलॉय लिख देना बेटा। तो आप क्या लिखोगे? पहला भाई लो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कम होती है बेटा, तो रेजिस्टिविटी कम होगी तभी तो अच्छा कंडक्टर होगा। और दूसरा, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज Oxidize. एट हाई टेम्परेचर बच्चों। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों? हाई टेम्परेचर पे बेटा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यस और नो? यही चीज है ना। तो ये चीज देख लेना बेटा एक बार मस्ट टू डू पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये 1 ओम हो गया, 1 ओम की डेफिनेशन हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हो गई। ठीक है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया बेटा, ठीक है ना। चलो, मतलब ये करके जाना, इन्होंने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया यहाँ पर, बट मैंने बता दिया तुम लोग को। नाउ ये दो बेटा, ये दो चीज अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्या आ गया भाई, एक मिनट। हाँ बेटा, मुझे एक चीज बताओ, ये दो चीज को बेटा अच्छे से पढ़ के जाना, सीरीज ऑफ पैरेलल वाला, ठीक है बेटा। ये सीरीज ऑफ पैरेलल का अच्छे से करके जाना। आपको पता है, यहाँ पर पहले सीरीज की बात कर लेते हैं हम लोग एक बारी। सीरीज में बेटा तुम्हारे पास ये R1 है, ये R2 है, या R3 है बच्चों, ठीक। तो अगर तुम्हारे पास नेट रेजिस्टेंस निकालना है R नेट, तो तुम क्या करोगे बच्चों? डायरेक्टली उसको ऐड कर दो, डायरेक्टली बेटा क्या कर दो? ऐड कर दो बच्चों, R1 R2 R3, ठीक। तुम्हें पता है सीरीज में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अलग होता है। जैसे ये वाला डायग्राम जो बनाया है ना, गलत बनाया हुआ है। यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, और यहाँ पर बेटा V3 होगा, यस और नो? और करंट बेटा सेम रहने वाला है। तो ये ध्यान रखना, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है बेटा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास? Different. डिफरेंट होती है बेटा, ठीक है। पैरेलल में बेटा उल्टा है, 1/R नेट कैसे निकालते हैं हमारे पास? 1/R1 1/R2, इसकी डेरिवेशन भी करवाइए, मैंने चेक कर लेना। और ये अब सही है डायग्राम कि V हमारे पास सेम है, I बेटा अलग हो जाएगा, I1 I2 और I3 हो जाएगा बच्चे। अंडरस्टूड? अच्छे से आ गया बेटा, अच्छे से आ गया, ठीक। कोई डाउट? अभी मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा एक दो बेटा इस पे। जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट बेटा, यहाँ पर आपको ये हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल दिए हुए कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड। भाई पता है तुम्हें, जब मान लो कोई एनर्जी आती है, तो भाई एनर्जी ने जितना पावर है उसके अंदर, उतने पावर को यूज कर लेगा, उतने पावर को यूज कर लेगा। उसके बाद जो एनर्जी है बेटा, वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा फॉर्म क्या होगा मेरे बच्चों? हीट एनर्जी। दूसरा फॉर्म क्या होगा बच्चों? हीट एनर्जी। और इसी हीट एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक हीटर में करते हैं, है ना। सो यहाँ पे बनता है जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। 14वां पॉइंट जो है बेटा, जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है बेटा? H = I2 RT। ये डायग्राम बनाना है,
अगर आ गया तो प्यारा सा डायग्राम भी बनाओगे बेटा, मस्त है। आप लोग पूछ रहे थे कौन सा डायग्राम करके जाना है सर, तो आप ये डायग्राम करके जाओगे मेरे बच्चों, ठीक है। कि H इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारे पास, I स्क्वायर RT। देखो उसको रटना नहीं है, आप ये बोलोगे हीट प्रोड्यूस अक्रॉस दी रेजिस्टेंस या हीट प्रोड्यूस अक्रॉस दी कंडक्टर, या किसी भी रजिस्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बच्चों टाइम थ्रू विच करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर या रेजिस्टेंस। पहला क्या है बेटा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने टाइम तक बेटा उसमें करंट फ्लो कर रहा है। यस ना बच्चों, कोई डाउट? सो ये हमारे पास H इक्वल टू I स्क्वायर RT से क्वेश्चन बनता है। सैंपल पर में क्वेश्चन बताया था ना मैंने कि आपको बेटा एक बंदे को, एक बच्चे को बेटा क्या गर्म करना था, पानी गर्म करना था इलेक्ट्रिक रॉड से। अब पूछा था इसका रेजिस्टेंस मान लो R है और इसमें T टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है। अब इसको जल्दी गर्म करना है पानी को, तो भाई पावर तो उसके स्विच में उतना ही आएगा ना। तो मैंने बच्चा क्या करता है कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT लगाता है, वो कहता है भाई रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, हीट बढ़ जाएगी। बात सही है इस रिलेशन से, लेकिन ये पावर भी तो डिफर हो जाएगी ना। तो पावर के साथ मैंने फॉर्मूला बताया था V स्क्वायर बाय R। यहाँ पर रेजिस्टेंस और पावर बेटा इनवर्सली है, रेजिस्टेंस और पावर इनवर्सली है, तो रेजिस्टेंस को कम करोगे तो पावर बढ़ जाएगी बेटा, है ना। मतलब पावर बढ़ जाएगी। तो एक चीज बताओ, P इक्वल टू मैंने बताया था एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू T। तो अगर P बड़ा, एनर्जी तो हीट ही एनर्जी है ना, तो P बड़ा बेटा तो हीट भी बढ़ जाएगी। तो लेंथ को कम करना पड़ेगा, वायर के लेंथ को बेटा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी लेंथ वाला अगर क्वेश्चन आ गया ना, पावर सेम वाला, तो P इक्वल टू V स्क्वायर वाला R वाला रिलेशन लगाना बेटा, और P यहाँ पर हीट ही है, P यहाँ पर बेटा हीट ही होगा, ठीक है। तो ये करके जरूर जाना ये वाला क्वेश्चन, सैंपल पेपर का है। उसके बाद बेटा ये जूस लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट का ये है कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि जो टंगस्टन होता है बेटा फिलामेंट का, वो क्यों नहीं मेल्ट होता बेटा। तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा लगभग इतना 3380 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन बेटा क्या है, एक एलॉय है बेटा। और अभी मैंने पढ़ाया एलॉय का यूज क्यों होता है बेटा, रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है, और दूसरी बात बेटा वो ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, ये बर्न नहीं होता। ऐसी बेटा आयरन का भी जो एलिमेंट है बेटा लाइक नाइक्रोम वायर, ये सब बेटा क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बेटा, ठीक है ना। जितने भी गीजर देखते हो, हीटर देखते हो, इनके एलिमेंट क्यों नहीं मेल्ट हो जाते, बिकॉज इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। फ्यूज बेटा, फ्यूज का मैग्नेटिक इफेक्ट से तो नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, कि ये हमारे सर्किट को बेटा प्रोटेक्ट करता है जब अचानक से बहुत ज्यादा करंट आ जाए, ठीक है बेटा। तो अच्छा हमेशा ध्यान रखना, फ्यूज जो है बेटा सीरीज में लगता है। मान लो करंट आ रहा है और अगर ये पैरेलल में लगेगा तो करंट तो इधर से पास हो जाएगा ना। तो पैरेलल, ये इस फ्यूज का काम ही क्या रह गया, अगर फ्यूज यहाँ लगा है तो फ्यूज यहाँ लगेगा, ताकि इसके अंदर ना वायर होती है बेटा, तो एकदम से मेल्ट हो जाती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है इस वायर का, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हमें इतने इतने एम्पेयर के बेटा क्या मिलते हैं, फ्यूज मिलते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, मान लो इसमें 4.5 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो फ्यूज कितने एम्पेयर का होना चाहिए बेटा, फ्यूज कितने एम्पेयर का होना चाहिए सर? इससे ज्यादा का, इससे ज्यादा का होना चाहिए बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। 4.85 कुछ भी, दैट इज 5 एम्पेयर का होना चाहिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कि क्वेश्चन तुम्हें लिखवा या करवा देगा, और देने के बाद तुमसे पूछ भी लेगा। देखो यार, तुम कुछ मत करके जाना, लेकिन यार ये दो टॉपिक जरूर करके जाना, इतना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर बेटा, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है बेटा। मान लो तुम पंखा चला रहे हो,
पंखा कितनी देर चलेगा उसी के हिसाब से तुम्हारे बिल का यूनिट आएगा बेटा, है ना। तो वो कितना रेट है, किस रेट से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है, कंज्यूम हो रही है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बेटा। भाई एक तरीके से देखो 9th क्लास में ये पढ़ा था वर्क डन अपॉन टाइम। तो यार जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वर्क ही तो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट जब भी आएगा तो टाइम लग जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर दो रिलेशन जो पहले पढ़ चुके हो, P इक्वल टू वी आई बेटा और P इक्वल टू बेटा अगर V की जगह आई आर पुट कर दो तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा बच्चों, है ना। और अगर P इक्वल टू वी है, आई को कर दो वी स्क्वायर वी अपॉन में आई आर तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये दो रिलेशन ऐसे बने हैं, ओम्स लॉ को पुट करके बन गया बेटा, ओम्स लॉ कह रहा हूँ, वी इक्वल टू आई आर को पुट करके बन गया, ठीक। 1 वाट आवर या 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज 1 किलोवाट आवर बेटा। और मैंने तुम्हें बताया है ऐसा यूनिट जूल होती है, कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि 1 किलोवाट आवर में बेटा कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है बच्चों, बस तुम्हारा काम हो गया, इतना पढ़ के जाओ। अब बेटा इसमें कोई डाउट है तो ठीक, वरना हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इसमें बताया गया बेटा, मोर द एनफ है। उससे पहले बेटा आप क्या करो, रिज्वाइन करो फटाफट, ठीक है।